Hello everybody, welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm going to discuss about the paper that is the paper name is BEVAE 181 Environmental Studies पर्यावरण अध्ययन. So आज के इस वीडियो में जो इग्नो वालों ने जो बच्चों को पूछा था एग्जामिनेशन टर्म दिसंबर एग्ज़ाम 2022 में 2022 दिसंबर के टर्म में जो पेपर पूछा था, जो ओरिजिनल पेपर जो पूछा गया था, वही पेपर के जो आंसर जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ डिस्कशन भी करने वाला हूँ. सो यस, सो अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है और दिसंबर 2026 में है, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्ज़ाम. एंड यस गाइज, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट इफ़ अगर चैनल में कोई नई वीडियोस आते हैं इग्नो से रिलेटेड, सो द फर्स्टली यू गेट द अपडेट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट. Then अगर आपके आपके पास कोई डाउट हो, if you have any kind of doubt, then you can simply ask from the Insta ID already mentioned in description. Whether you can ask from Prem sir or you can ask from me, so both of them, both Instagram handle ID already mentioned in the description. Yes. यस गाइज, शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको और ज़्यादा इग्नो से रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर के सॉल्विंग के पेपर चाहिए, या किसी अनदर सब्जेक्ट के इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी से रिलेटेड, इग्नो से रिलेटेड, एसओएल से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, सो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो. सो स्क्रीन पे सबसे पहले आपके पास फ़ोटो आ गया होगा, स्क्रीनशॉट उसका. सो मेरे चैनल का नाम है ओके अमर कुमार द एजुकेटर. सो आप वहाँ से डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हो और मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि सर आप इस टॉपिक पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना दो. सो बेसिकली आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, राइट. सो अमर कुमार द एजुकेटर. सो यस, अब बढ़ते हैं इस पेपर पे. सो आज के पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2022 का BEVAE 181 जो है अपना एनवायरमेंटल स्टडीज़. सो चलिए शुरू करते हैं. 2 घंटे का आपका पेपर होगा. 50 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका, राइट. सो आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है. सो गाइज, OMR सेट में आपका पेपर होगा ये. टोटली MCQ बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा. और ध्यान रखना गाइज, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको आता है पहले उसे अटैम्प्ट करते जाओ. ऐसे नहीं करना कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे फिर 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे. वन बाय वन करते जाना. फॉर एग्जांपल आपको पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है. फॉर एग्जांपल आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं आता तो फिर उसे स्किप करो, फिफ्थ पे पहुंचो, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवन. आपको एट नहीं आता, एट स्किप करो, ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ. फिर जब लास्ट में आपके पास जो टाइम बचेगा, राइट, लास्ट में जब आपके पास टाइम बचेगा तब उसे सॉल्व करो. इससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा बार बार एक क्वेश्चन को रेपिटेडली करने में, और आपका पेपर भी टाइम पे हो जाएगा. यस, तो चलिए करते हैं. सो पहला क्वेश्चन, ऑलराइट, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म, यानी डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट किसने डेवलप किया है. सो इसका आंसर है अपना एल्सवर्थ हंटिंगटन, राइट. सो एल्सवर्थ हंटिंगटन was a leading proponent and developer of the concept of determinism in geography, which suggests that the physical environment influences human behavior and culture. Yes. सो यही जो है ये सजेस्ट करता है कि प्रमुख प्रस्तावक और जो विकास करता है, जो कल्चर है, मेन डिटर्मिनिज्म है ज्योग्राफी में, यही सजेस्ट करता है फिजिकल एनवायरनमेंट को, जो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर और कल्चर को. सो इसका आंसर था एल्सवर्थ, सॉरी, इसका आंसर था एल्सवर्थ हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर 2, राइट. नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहले रीड करें तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी इनमें से जो कौन सा जो है 17 डेवलपमेंट गोल्स में का हिस्सा नहीं है. सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज क्लाइमेट एक्शन, जलवायु क्रिया. क्योंकि climate action is goal 13. However, in the context of the exam, option provided in the source, the question highlights standardized curriculum goals where gender equity of the often phrased as gender equality. यानी अगर हिंदी में अगर रीड करूँ तो जलवायु क्रिया जो है लक्ष्य 13 है. हालांकि परीक्षा विकल्पों के संदर्भ में यह प्रश्न उन मानकीकृत पाठ्यक्रम लक्ष्यों को उजागर करता है जहां लैंगिक समानता को अक्सर लैंगिक समानता के रूप में तैयार किया जाता है, जिसमें जेंडर इक्विटी को जो है ना हमेशा जेंडर इक्वालिटी से तैयार किया जाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, यानी इनमें से कौन सा जो है
एक टाइप से ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज क्रॉप फील्ड्स। Now, question number 4 is asking about which one of the following refers to a position in the food chain। यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप से जो है ना फूड चेन के जो पोजीशन को जो है वो रेफर करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज ट्रॉफिक लेवल। यस, सो इन द बायोस्फीयर वाटर कंपोनेंट इज नोन एज, यानी क्वेश्चन फिफ्थ में पूछ रहा है इन दी बायोस्फीयर वाटर कंपोनेंट उनको उसको क्या कहा जाता है। जो बायोस्फीयर वाटर कंपोनेंट रहता है, जीव मंडल बायोस्फीयर, राइट, उसमें जल घटक क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइड्रोस्फीयर, बोले तो जल मंडल। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछ रहा है सल्फर साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी सल्फर साइकिल जो है किसका एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। सो ये एग्जाम्पल है सेडिमेंटरी साइकिल का, जो अवसादी चक्र का रहता है ना, सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल का काम क्या होता है, ये एक प्राइमरली होता है एज ए सेडिमेंट्री साइकिल बिकॉज इसका मेन जो रहता है रिजर्वोयर, जो कहाँ मिलता है, अर्थ के क्रस्ट पे एज ए रॉक्स और मिनरल्स के रूप में। ओके, सो 6 का आपका आंसर था ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं ये बताना है। सो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं कार्निवोरस। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। So secondary consumers are organisms that feed on primary consumers herbivores and they are classified as carnivorous, मांस भक्षी। All right. Now, question number 8. In coniferous forest, the soil is, जो शंकुधारी वृक्ष रहता है कोनीफरेस्ट फॉरेस्ट, जो वन में जो ना मृदा होती है, तो वो क्या होता है, वो होता है एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है चैमेलियंस, एगामिट्स एंड गैकॉक्स आर फाउंड इन, यानी जो कैमिलियन होता है और एगेमिट रहता है और गैकॉक्स, ये कहाँ पाए जाते हैं। सो ये पूछ रहा है। सो ये जो है टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट में भी नहीं पाए जाते हैं और सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी नहीं पाए जाते हैं। सो लास्ट ऑप्शन वो जो रहेगा वही अपना सही आंसर रहेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 10, which one of the following species excretes very concentrated urine and does not use water for temperature regulation and can live in the desert without drinking water। यानी जो है ना इनमें से कौन से क्रिएचर का, कौन से स्पीसीज़ का जो है ना यूरिन जो है बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और वो जो है ना एंड डज नॉट यूज़ वाटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन, और टेम्परेचर रेगुलेशन को बनाने के लिए वो वाटर भी यूज़ नहीं कर सकता, और वो जो है ना बिना पानी पिए जो है ना डेजर्ट एरिया में जो है लंबे समय के लिए रह सकता है। सो जाहिर सी आंसर है इसका जो नॉक्चुरल रोडेंट रहते हैं ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो इसका आंसर है नॉक्चुरनल रोडेंट। But guys, I am little bit confused between the camel. So in the comment section, I will tell you the exact answer of the question 10. That is nocturnal rodent या camel। तो अभी के लिए जो है ना आपको ऑप्शन 2 ही मानो, राइट। मैं कमेंट में आपको एक बार कमेंट चेक कर लेना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का। नाउ क्वेश्चन 11, अनअटैच्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स एट द एयर वाटर इंटरफेस इज नोन एज, यानी जो
अनअटैच्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहता है जो कहाँ रहते हैं, एयर वाटर इंटरफेस में, उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसका आंसर है न्यूस्टॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर वेयर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड? यानी फ्रेश वाटर का जो है ना कितना परसेंटेज एरिया है ग्लोबली? सो less than 3% is the correct answer. Now question number 13, which one of the following is a non renewable sources? यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मिनरल डिपॉजिट्स, राइट। नाउ बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 14 में। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, यानी सी वाटर का एवरेज सैलिनिटी क्या होता है? सो इसका आंसर हमेशा याद रखना है, इसका आंसर हमेशा रहता है 3.5%, राइट। सो द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन इज कंसिस्टेंटली मेजर्ड एट अप्रॉक्सीमेटली 3.5%. Now question number 15, which of the following is not achieved by addition of manure? यानी इनमें से कौन सा जो है हमें नहीं मिलेगा while addition of manure? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, that is decrease in soil salinity, यानी मृदा लवणता में कमी। Now question number 16, that is which one of the following is not a part of supporting ecological system and processes function of forest? So इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, that is reduce the intensity of cyclones and floods. So the protective function against cyclones and floods is categorized differently than the core supporting ecological system and processes. Now question number 17 पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन? यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का जो है ना कारण बनता है फॉर द डिफॉरेस्टेशन? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो है इंक्रीज इन सॉइल इरोजन ड्यू टू रिडक्शन इन वेजिटेशन. सो डिफॉरेस्टेशन रिमूव्स द प्लांट cover that binds the soil, leading to a significant increase in soil erosion. Now question number 18, which one of the following is not a non-timber forest product? यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है? सो इसका आंसर है NTFP है. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फायरवुड, राइट. सो फायरवुड इज कंसिडर्ड a timber product or fuel wood rather than an NTFP which focuses on non-woody biological materials. Now, question number 19. Which one of the following statements about the biodiversity in India is correct? यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के तौर पे सही है? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, वेस्टर्न घाट्स have a very high degree of species richness and endemism, right? So the Western Ghats are internationally recognized as a biodiversity hotspot categorized by their high species richness and endemism. So now question number 20. An ecosystem with higher diversity will be, so कौन सा इकोसिस्टम में जो है हायर डाइवर्सिटी कब होगा? जब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोर कॉम्प्लेक्स स्टेबल और रेजिडेंट रहेगा. सो हायर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट्स अ मोर कॉम्प्लेक्स स्टेबल एंड रेजिस्टेंट इकोसिस्टम कैपेबल ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 21.
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ब्रह्मपुत्र वैले, यानी इनमें से कौन सा एनिमल जो है ब्रह्मपुत्र वैले में फाउंड होगा, मिलेगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज राइनोसेरस। सो द इंडियन वन हॉर्न्ड यानी एक सिंग वाला राइनोसोरस हैज इट्स प्राइमरी प्रोटेक्टेड हैबिटेट इन द ब्रह्मपुत्र वैले। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी इनमें से कौन सा जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज विध्यास एंड सतपुरा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। So the Vidyas and Satpura region are important but are not classified as global biodiversity hotspot. Now question number 23. So पूछ रहा है what percentage of energy needs of India are met by the natural gas, यानी कितना परसेंट जो है ना प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की कितनी ऊर्जा जो है ना आवश्यकता की पूर्ति कर होती है। सो इसका आंसर है अबव 6%, राइट। सो इसका आंसर है अबव 6%। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, स्लज गैस लार्जली कंजिस्ट ऑफ, यानी स्लज गैस जो है लार्जली क्या कंजिस्ट करता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मीथेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फॉसिल फ्यूल, राइट। सो बिकॉज फॉसिल फ्यूल जो है ना, जैसे फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन आ गए, कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, आर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉट नॉन कन्वेंशनल वंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर डैम्स इन इंडिया, यानी इनमें से कौन सा जो है भारत में जो बड़े डैम्स के जो है ना निर्माण का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, because 4 is increase in the groundwater level of the surrounding region, क्योंकि an increase in the groundwater level is generally considered a beneficial recharge effect, not an adverse effect of dam construction. Now question number 27, fostering is a useful technique for conservation which has been found successful in what? It can be found successful in whooping crane. Option 1 is the correct answer, right? So fostering, using a different species to raise young, has been a successful conservation strategy for the whooping crane. Now, question number 28. Mangroves in the coastal areas work against erosion by acting as, so इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नेचुरल बुलवार। Because mangroves protect coastlines by acting as a natural bulwark that absorbs wave energy and prevents sediment loss. Question number 29. Which of the following is not an invasive species in India? यानी इनमें से कौन सा जो है भारत की एक इन्वेसिव स्पीसीज नहीं है। सो इसका आंसर है नीम ट्री, ऑप्शन नंबर 4, राइट। So the neem tree is a native species to India, whereas the others listed are well known invasive species. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। सो बफर जोन, सो बफर जोन plays a significant role in the preserved areas.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बफर जोन, राइट? सो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हंटिंग इज परमिटेड इन दिस जोन because hunting is strictly prohibited in protected areas, including the buffer zone, making this statement incorrect. Now, question number 31. The size of respirable suspended particulate matter RSPM is, यानी RSPM का साइज क्या होता है? सो इसका साइज होता है ऑप्शन नंबर 4, 10 to 20 नैनो माइक्रोमीटर. Now question number 32. Dash is the phenomena of increase in the concentration of pollutants from one link in a food chain to another. यानी डैश आहार श्रृंखला में जो है ना, एक कड़ी से दूसरी में प्रदूषकों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की जो है ना परिघटना है. सो क्या है वो? दैट इज बायोमैग्निफिकेशन. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ना क्वेश्चन नंबर 33. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का प्राइमरी पॉल्यूटेंट है? So yes, the answer is simple. That is carbon dioxide. So carbon dioxide is a primary pollutant because it is emitted directly into the atmosphere from sources. Question number 34. हाई लेवल ऑफ BOD इंडिकेट्स, यानी जब हाई लेवल होता है BOD का, वो क्या इंडिकेट करता है? वो भी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिक्रीजिंग लेवल्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. बिकॉज अ हाई लेवल ऑफ BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजिंग मोर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन वेस्ट लीडिंग टू डिक्रीजिंग लेवल्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में. पूछ रहा है अंडरग्राउंड डिस्पोजल इज प्रेफर्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ, किसके लिए प्रेफर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. सो पूछ रहा है रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट द सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको सारे जो है ना सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टेटमेंट दिया गया है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पहला, दूसरा और तीसरा. द क्लॉक ट्रेन्स, द हार्म एनिमल्स, द कॉज फ्लड्स इन सिटीज, ये तीनों आ जाएंगे थर्ड ऑप्शन में. क्वेश्चन नंबर 37. यूथ्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के लिए ट्रू नहीं है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दे आर अनअफेक्टेड बाय UV रेडिएशन इन अपर एटमॉस्फेयर. This statement is false because CFCs are broken down by UV radiation in the upper atmosphere, releasing chlorine that destroys ozone. Question 39. Which one of the following is used to measure the concentration of ozone, यानी concentration of ozone के लिए यूज़ किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, that is Dobson. Now question number 40. So 40 में पूछ रहा है what is the approximate percentage of solar radiation which is absorbed by the atmosphere gases, यानी वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सौर विकिरण का लगभग प्रतिशत क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 20%. ना क्वेश्चन 41 में पूछ रहा है
The provision of environmental protection in our constitution was made in the year, कब बनाया गया था ये? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, that is 1976 में. So the 42nd Amendment of the Constitution, which included provisions for environmental protection, was enacted in 1976. Now question number 42. Where was the वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड? यानी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब इनेक्ट हुआ था? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1972. So, the Wildlife Protection Act is a landmark piece of Indian legislation that was officially enacted in 1972. Now, question number 43. Which one of the following is not one of the 17 categories of polluting industries unidentified by the Central Pollution Control Board? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, that is food processing. Because while food processing plants can have environmental impacts, they are not categorized among the 17 highly polluting industries by the CPCB. Question number 44. Projected world population by 2100 would be, यानी 2100 तक विश्व जनसंख्या के हो जाने की संभावना है. यानी क्या है संभावना 2100 तक में? सो 11.2 बिलियन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 45 आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग. सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2. सो फर्स्ट वाला सेकंड पे जाएगा और बी वाला फोर्थ में जाएगा, सी वाला 1 पे जाएगा और डी वाला थर्ड पे जाएगा. सो ये है मैच द फॉलोइंग, ये सही ऑप्शन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है Which one of the following areas in India does not fall under seismic zone? Seismic zone में नहीं आएगा. इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, that is बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. Now क्वेश्चन नंबर 47. जो चंदी प्रसाद भट्ट था वो किससे एसोसिएटेड था? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, that is बुंदेलखंड सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, that is चिपको मूवमेंट. यानी जो चंदी प्रसाद भट्ट जो था वो चिपको मूवमेंट से एसोसिएटेड था. क्वेश्चन नंबर 48. द टीचिंग दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव वैल्यूज एंड राइट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर यूजफुल और नॉट रेफर्स टू. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बायोसेंट्रिज्म. Now question number 49. Using English only material for communication to non-English speaking communities is an example of. यानी जो गैर अंग्रेजी भाषी समुदायों में संप्रेषण के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा सामग्री का उपयोग करना इसका एक उदाहरण है. तो इसका आंसर है सोशल इनइक्विटी यानी सामाजिक असमानता. नाउ लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. सो लास्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ENVIS सेंटर. यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का ENVIS सेंटर नहीं है. सो जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है TIFR जो मुंबई में है. सो द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR is not listed as one of the designated ENVIS centers by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So yes guys, इसी के साथ आपका पेपर होता है ख़त्म, जिसमें हमने डिस्कस किया आपका दिसंबर 2023 का पेपर, राइट. सो सॉरी दिसंबर 2022 का पेपर हमने डिस्कस किया. सो येस गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम. मैं होप करता हूँ कि आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा.
यस, अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए किसी अलग डिफरेंट सब्जेक्ट से, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो है स्क्रीनशॉट आ रहा होगा मेरे चैनल का नाम है अमर कुमार द एजुकेटर। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी भी इग्नो से रिलेटेड, सोल से रिलेटेड किसी भी तरीका वीडियो चाहिए, आप डायरेक्टली वहाँ से मुझे कमेंट करके कह सकते हो। सो यस गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।